हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फ्यूचर व्हील 247 पे। मैं जय तिवारी आप सबका फ्यूचर व्हील 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोगों ने साइंस के कई लेक्चर्स के बारे में अच्छे से समझा है और उनके सारे क्वेश्चन को आपने इजीली हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लिया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी एक बात करते हैं कि भाई जो हम लोग क्वेश्चन बेसिस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, जो पेट एग्जाम के लिए है, उसमें हमें क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आपसे जो साइंस से रिलेट करने वाले सारे क्वेश्चन है, इन्हें आपको क्या करना है, आसानी से समझते हुए चलना है और सारे क्वेश्चंस को आपको हर एक पॉइंट को समझना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व यानी सबसे रिजिड तत्व कौन सा होता है, रिजिड एलिमेंट कौन सा होता है। यानी अगर सीधी सी बात कही जाए, यानी अगर किसी भी तत्व को हम लोग तोड़ने का प्रयास करें, यानी तोड़ने की कोशिश करें, कौन आसानी से टूटेगा और कौन आसानी से नहीं टूटेगा। जो आसानी से नहीं टूटेगा वही तो कठोर होगा। तो कठोर तत्व में अब भाई आपको पता होगा कि जो सोना होता है, क्या होता है, सोना। अगर हम बात करें सोना की, तो सोना क्या करता है, सोना क्या होता है, सबसे लचीला पदार्थ। सोना क्या होता है, सबसे लचीला पदार्थ होता है या लचीला तत्व होता है। अब अगर कभी पूछ ले कि इसकी लचीलता क्या होती है, कितनी होती है, तो ये 1 ग्राम सोने को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से 5 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। कितना, 2 से 5 किलोमीटर लंबे तार में बदल सकते हैं। यानी अगर आपसे यह बात कहा जा रहा है कि भाई सोना है, तो सोना क्या होगा, कठोर होगा क्या, नहीं, सोना क्या होगा, लचीला होगा। और उसकी लचीलता कितनी है कि भाई 1 ग्राम सोना अगर हमारे पास है तो उससे हम लोग कितना लंबा तार बना पा रहे हैं भाई, 2 से 5 किलोमीटर। यानी इतना लंबा तार अगर हम बना पा रहे हैं तो यानी वो क्या होगा, लचीला होगा। दूसरा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है कि भाई एल्युमिनियम सामान्यतः पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के साथ ही ये क्या करता है, इसके पास 3+ संयोजकता होती है। इस संयोजकता के कारण ये क्या करता है, धात्विक प्रकृति रखता है, परंतु ये किसमें समरूपता दर्शाता है, अधातुओं के साथ। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर भी क्या होता है, अधातुओं के साथ दिखाता है, इसीलिए इसके पास क्या होता है, लचीलता। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें चांदी, तो चांदी भी क्या है, धातु है। और धातु में कैसी धातु है, तन्य धातु है। यानी इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तान सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन जो हीरा है, हीरा क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है, कार्बन। यानी अगर कार्बन के अपर रूप के आधार पर हम बात करें तो हीरा है अपर रूप। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि हीरा को हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते, यानी हीरा को आसानी से हम लोग काट नहीं सकते। तो हीरा को काटने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, या तो कांच की या तो खुद हीरे से। तो यहां पे अगर आपसे पूछा गया कि सबसे कठोर तत्व है तो वो कौन सा है, सी ऑप्शन, यानी आपका हीरा। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे अगर कभी पूछ ले कि सोना क्या है, तो सबसे लचीला तत्व है। अब अगर पूछा जाए कि अगर 1 ग्राम सोना है, इससे आप कितना लंबा तार बना सकते हैं, तो 2 से 5 किलोमीटर। अगर आपसे एल्युमिनियम पूछा जाए तो एल्युमिनियम क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है, इसके पास संयोजकता क्या होती है, 3+ होती है। यह धात्विक प्रकृति होने के कारण यह क्या करता है, लचीलता शो करता है। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी धातु होता है, और कैसा धातु होता है, तन्य धातु, यानी आसानी से इसे ताना जा सकता है। लेकिन हीरा क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। और इसके अंदर अगर गलती से कभी ये फिजिक्स के क्वेश्चन में पूछ ले कि इसके अंदर कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, 24 अंश होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण क्या हो, भिन्न हो। यानी जितने भी रासायनिक गुण हो और भौतिक गुण हैं वो क्या हो, भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम एक ही पदार्थ
एक ही, जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया। अब कार्बन में क्या होता है कि कार्बन के कई अपर रूप होते हैं। अब जैसे कार्बन ही है, अब मैंने 4 लिख लिया। अब एक कार्बन क्या बनाता है, कोयला बनाता है। दूसरा कार्बन क्या बनाता है, चारकोल बनाता है। तीसरा कार्बन आपका क्या बनाता है, ग्रेफाइट बनाता है। और चौथा कार्बन आपका क्या बनाता है, हीरा बनाता है। क्या बना दिया। अब है तो चारों क्या है, कार्बन ही है, लेकिन एक कोयला है, दूसरा चारकोल है, तीसरा ग्रेफाइट है और चौथा हीरा है। अब इनमें सबके गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब भाई आप हीरे का उपयोग ऊर्जा के लिए नहीं कर सकते, आप ग्रेफाइट का प्रयोग ऊर्जा के लिए नहीं कर सकते, आप चारकोल का प्रयोग किसके लिए करते हो भाई, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए। आप कोयले का प्रयोग करते हो ईंधन के रूप में। अब यहां पे ये पूछा जा रहा है कि अगर रासायनिक गुण भौतिक गुण समान ना हो तो भाई कोयला और चारकोल क्या एक जैसा होता है, या चारकोल ग्रेफाइट एक जैसा होता है, ग्रेफाइट हीरा एक जैसा होता है, तो ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो कार्बन के ही ये चारों भाग हैं, तो अगर कार्बन के या एक ही तत्व के एक जैसे आणविक सूत्र वाले संरचना हो और उनमें जो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न हो जाए, तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। तो यहां से अब आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे आपको क्या ऑप्शन दे दिया गया, बहुलक। बहुलक का मतलब क्या है कि एक से अधिक को जोड़ना, एक से अधिक को जोड़ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो क्या कहती है कि भाई आप अपने नीचे 2 को जोड़ो, फिर उन दोनों को कहा जाता है आप अपने नीचे 2 को जोड़ो। तो यानी एक पहले से है, इसके नीचे जब ये 2 जुड़े तो ये क्या हुआ, 2 का चेन हो गया, फिर ये 2 जोड़े तो ये कितने का हो गया भाई, इधर से 5 हो गया, इधर से देखेंगे तो 7 हो गया। अब ऐसे ही ये चेन क्या होती जाती है, लंबी होती जाती है। तो जब चेन लंबी हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। समा अवयवी का मतलब क्या है कि जिनके अवयव समान हो, जिनका सब कुछ एक जैसा हो, लेकिन उनके आणविक सूत्र में संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन आए तो उसे कहते हैं समावयवी। समभारिक, जिनका आणविक भार समान हो, जिनका क्या समान हो, आणविक भार, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक। तो यहां से आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा थर्ड वन, सी, यानी अपर रूप। ये बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन होता है। तो भाई कार्बन, जो पेंसिल होती है, पेंसिल, अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेंसिल के बीच में क्या होता है, ग्रेफाइट भरा जाता है, यानी जिसके माध्यम से आप लिखते हो वो क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अब इस ग्रेफाइट को आप कैसे समझोगे, अब ध्यान देना, जो ग्रेफाइट होता है इसमें थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूं। अब जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत सुचालक होता है। यानी एक बात आपसे कभी पूछ ले कि ग्रेफाइट के बारे में कि विद्युत का सुचालक होता है, उसमें ऑप्शन में ग्रेफाइट दिया रहे तो आपको आंसर क्या करना है, ग्रेफाइट करना है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक। और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पेंसिल में। किसके लिए करते हैं, लिखने के लिए। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। तो भाई हीरा से तो आप पेंसिल नहीं बनाते, भाई हीरा तो आभूषण के लिए आप यूज करते हो क्योंकि इतना कॉस्टली है, और पेंसिल आपके लिए बहुत सस्ती है। 5 रुपए की पेंसिल और हीरा जब आप लेने जाते हो तो कैरेट में जो हीरे मिलते हैं वही लगभग 20,000, 25,000, 50,000, ये कॉस्टली है। तो भाई हीरा क्या है, कॉस्टली। ग्रेफाइट क्या है कि भाई ग्रेफाइट सस्ता है, यह आसानी से मिल जाता है। टीन, टीन क्या होता है, धातु होता है, और ये क्या है, इसका सिंबल क्या है, Sn। और लेड, लेड की बात करें तो Pb। तो यहां से जब आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी ग्रेफाइट। यह बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक ही अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। तो इसके लिए समझो, अब
अगर हम अपर रूप की बात करें तो अपर रूप में क्या होता है भाई, मैंने कार्बन की बात किया तो कार्बन तो एक ही था ना, इसकी संरचना भिन्न थी, यानी इसका प्रकृति भिन्न हो रहा था, रासायनिक गुण भौतिक गुण भिन्न हो रहे थे। बहुलक में क्या होते हैं, एक से अधिक अणु होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक अणु। तो ये किसमें होते हैं, बहुलक में। समभारिक में क्या होता है, समान भार होता है। क्या होता है, समान भार होता है। किसका, तत्वों का। किसका होता है, तत्वों का। और जब हम समावयवी की बात करते हैं आइसोमेरिक, तो इसका मतलब ही क्या है, समान आणविक सूत्र, समान आणविक सूत्र परंतु भिन्न संरचना, परंतु भिन्न संरचना। यानी आणविक सूत्र आपका क्या होगा, समान होगा, लेकिन संरचना क्या होगी, भिन्न होगी। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ऐसे समझना है, जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, C5H11OH ले लिया। अब अगर इसे हम देखें तो मैंने क्या लिखा कि भाई 5 कार्बन मैंने ऐसे मेंशन कर दिए। अब मैंने इन सब के बीच में एकल बंध बना दिया। अब एक बात आपको याद रखना है कि कार्बन के पास क्या होता है, 4 संयोजकताएं होती। कितनी संयोजकताएं होती हैं, 4। यानी एक कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध। अब मैंने देखो, अगर इस कार्बन पे मैं बात करूं तो 1 2 3 4, इस कार्बन बात करें 1 2 3 4, इस कार्बन पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे मैंने बंध बना दिया। कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो संतुष्ट हो गई। अब जैसे ही कार्बन की ये 4 संयोजकता संतुष्ट हो गई, अब आपको क्या करना है, पहले हाइड्रोजन आप भरना स्टार्ट कीजिए। अब मैंने क्या किया कि यहां पे पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 11 हाइड्रोजन भर दिए। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक OH भर दिया। ये हो गया। अब इस चीज को आप देखिए, इसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस कार्बन में कितने H जुड़े, भाई पहला कार्बन है 1 H, 2 H और कितने हो गए, 3, तो आप ऐसे ही से लिखेंगे CH3। फिर क्या करेंगे, इसके बीच में एकल बंध। अब इस कार्बन पे देखते हैं कितने H, 1 और 1, 2 H, तो क्या लिखेंगे, CH2। फिर इस कार्बन पे आते हैं, कितने H, 1 और 1, 2 H, CH2। फिर इस कार्बन पे 1 और 1, 2 H, तो क्या हो जाएगा, CH2। अब इस कार्बन पे आते हैं, 1 और 1, 2 H है, और साथ ही साथ क्या है आपका OH, ये बन गया। अब यहां पे एक संरचना हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, जैसे हमें एक संरचना मिल गई, पहली संरचना हमें क्या मिली, CH3, CH2, 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 CH2OH। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। अब मैंने लिखना स्टार्ट किया है भाई, मैंने इसे कैसे लिखा, CH3 CH2 CH2 CH और इसके नीचे CH3 और यहां पर OH। अब मैंने लिखना स्टार्ट किया, CH3 CH2 C CH3 CH3 और यहां पर OH। अब देखते हैं क्या इसका आणविक सूत्र बदला क्या, यानी इसमें जितने में कार्बन जो था, पहले ये कार्बन काउंट करते हैं। अब इसमें देखते हैं कार्बन कितना है, भाई ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो कार्बन कितने हैं, 5। अब इसमें काउंट करते हैं, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो कार्बन कितने हैं, 5। अब इसमें बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो कार्बन कितने हैं, 5। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितने, 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 11। अब इसमें बात करते हैं, 3, 2 5, 2 7, 1 8, 8 और 3 11। अब इस कंडीशन में बात करते हैं, 3, 2 5, 3 8, 3 11। अब देखिए बचा क्या रह गया,
यही हमारा बचा रह गया ना यहां, OH OH OH। अब इसे लिख लेते हैं OH OH OH। अब बताइए क्या इसका आणविक सूत्र बदला क्या? इसमें कार्बन 5 थे, इसमें भी कार्बन 5 है और इसमें भी कार्बन क्या है 5 है। इसमें हाइड्रोजन 11 तो इसमें भी 11 और इसमें भी 11। इसमें एक OH तो इसमें भी एक OH और इसमें भी एक OH। अगर ऐसी संरचना बने तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी। क्या बोलते हैं? समावयवी। अब अगर समावयवी संरचना बन गई यानी समावयवता हो गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि समान आणविक सूत्र वाले संरचना। तो अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया कि एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। अब यह चीज मैंने आपको अभी बताया, तो यहां से अब आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फोर्थ वन यानी डी, समावयवी यानी आइसोमेरिज्म। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हीरा एवं ग्रेफाइट होते हैं, यानी हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। पहला कह रहा है कि समावयवी। भाई समावयवी से क्या लेना देना? अगर हम हीरा की बात करें और ग्रेफाइट की बात करें तो हीरा का जो प्रकृति है ये किससे बने हैं? कार्बन से। अब दोनों कार्बन के हैं तो कार्बन में एक अगर अकेले कार्बन है तो आप क्या कर सकते हो कि आणविक सूत्र भिन्न हो सकता है क्या? जब भाई कोई अकेला है तो उसे आप अलग कैसे कर सकते हो? अगर जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे अलावा कोई और कैसे अंजनी हो सकता है इस समय? तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी कब होगी? जब एक से अधिक होंगे। अब अकेला है तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी आप संभव नहीं कराएंगे। दूसरी बात, कार्बन के अपर रूप। हां भाई देखो, हीरा क्या है कि कार्बन का कठोर धातु तत्व है और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का सॉफ्ट है यानी मुलायम भाग है। दूसरी चीज, हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यानी एक सुचालक है दूसरा कुचालक है। तो अपर रूप में कहने का मतलब क्या है कि एक ही तत्व के अलग अलग स्वरूप होना। तो अब यहां पे भाई एक बात तो हमें सही मिली है अभी तक, समस्थानिक है। समस्थानिक, अब भाई ये बताओ समस्थानिक कब होते हैं? कि जब अलग अलग तत्व हो, क्या हो? अलग अलग तत्व हो और उनका अलग अलग भार हो। तो यहां तो ऐसी कोई बात है नहीं। और कार्बन क्या है? अधातु है। तो यहां से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या है कि कार्बन के अपर रूप हैं, ये क्या होगा? सही होगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। समावयवी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं याद है आपको रहेगा, आप गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है कि पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको पता होगा ना, जिससे आप क्या कहते हो कि भाई गांव की भाषा में झिल्ली बोलते हैं पॉलीथीन को। तो ये जो झिल्ली है, पॉलीथीन है, ये किसका बहुलक है? यानी पॉलीथीन किससे मिलके बना है? अब नाम ही है, क्या है? पॉलीथीन। अब पॉलीथीन में अगर हम अलग करें तो एक क्या आएगा? पॉली, दूसरा क्या आएगा? एथीन। क्या आएगा? एथीन। और एथीन को ही इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? एथिलीन। क्या है सामान्य नाम? एथिलीन। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पॉलीएथिलीन की बात कर रहे हैं तभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीथीन की। यानी अगर पॉलीथीन का बहुलक पूछा जाए यानी किससे मिलकर बना है, तो पॉलीथीन किससे मिलकर बना है? एथिलीन से। तो यहां पे आप ऑप्शन देखिए, पहले में क्या कह रहा है? एथिलीन, दूसरे में एनिलीन, तीसरे में सेलुलोज, चौथे में ग्लूकोज। तो भाई देखो एनिलीन क्या होता है? NH2 अगर जुड़ा है किस पे? बेंजीन पे, तो वो क्या होगा? एनिलीन होगा। अगर हम कार्बन 18 वाले किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं कार्बन 18। कार्बन 18 कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे कार्बोनेट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं जिनमें कार्बन की संख्या कितनी है? 18 है।
तब हमें क्या ध्यान देना होगा कि भाई अगर ऐसी बात है तो यहां पे आपको एक बात ध्यान देना होता है कि ये किससे मिलके बने होते हैं। जैसे C6H12O6 है ना, तो अगर दो मिलेगा तो दो मिलके ये क्या बना लेगा, C12H22O11। अब जैसे ही ये 3 बनेगा तो क्या होगा कि यहां से ये बना लेगा C12H32O16। थोड़ा सा तो यहां से क्या बन गया, C18H32O16। अब यहां से तब ये क्या बना रहा है कि C18H32O16। अब ये क्या है, सेलुलोज और ग्लूकोज का तो फार्मूला आपको पता है ना, C6H12O6। अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर पॉलीथीन पूछा जाए किसका बहुलक है तो किसका है, पहला ऑप्शन एथिलीन का। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। यानी अगर हम प्राकृतिक रबर की बात कर रहे हैं, यानी जो रबर हमारे नेचर में पाया जाता है, रबर के पेड़ पाए जाते हैं, तो वो रबर के पेड़ में कि जो रबर निकलता है वो क्या कहलाता है और उस रबर का बहुलक क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जब हम नेचुरल रबर की बात करते हैं तो इसका जो बहुलक होता है वो होता है आइसोप्रीन। क्या होता है, आइसोप्रीन। अब ये जरूर याद रखना। अब देखो नायलॉन, जो हम सिंथेटिक रस्सियों की बात करते हैं तो उसका निर्माण किससे होता है, नायलॉन से। थाइकॉल, थाइकॉल क्या होता है, सॉफ्ट रबर होता है। जो स्पंजी रबर बनते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, थाइकॉल से। नियोप्रीन, नियोप्रीन किसका बहुलक होता है, जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक बनाई जाती हैं वो किससे बनाई जाती है, सिंथेटिक प्लास्टिक बनाई जाती है नियोप्रीन से। आइसोप्रीन क्या होता है, नेचुरल फाइबर रबर होता है। अब एक बात ध्यान देना, जो नियोप्रीन है इसी की लेयर बनाई जाती है किसके ऊपर, जो सीट होते हैं जिसपे आप बैठते हो, सीट कवर जिसे आप कहते हो, वो किससे बनाए जाते हैं, नियोप्रीन से। आइसोप्रीन से क्या बनाया जाता है, टायर बनाया जाता है, ट्यूब बनाया जाता है। तो यहां से आपको अब याद रखना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी क्या होगा, आइसोप्रीन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या पूछा जा रहा है कि सबसे उत्तम कोट का कोयला कौन सा है। यानी सबसे उत्तम कोट का कोयला कहने का मतलब है कि किसमें कोयले की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं, जैसे लिग्नाइट। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट में कितना होता है कोयले का मात्रा, 60 से 70%। अगर हम बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में होता है 60 से 80%। अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट तो इसमें होता है 94% से लेके 98%। और पिट की बात करें तो इसमें 40 से लेके 60%। तो अब बताइए कि किसमें सबसे अधिक कोयला है। भाई किसमें सबसे अधिक प्रतिशतता दी गई है, तो सबसे अधिक प्रतिशतता किसमें है, एंथ्रेसाइट में। तो यहां से अब आपको याद रखना है कि सबसे उत्तम कोट का कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होता है। यह बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको बड़ा आसान सा मिल गया। क्या मिल गया कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। अब मोस्टली जब आप गोबर गैस की बात करते हो तो गोबर गैस से आपको याद रखना है कि गोबर गैस से हम लोग क्या करते हैं कि गोबर गैस से एक गैस रिलीज होती है जिसका यूज हम लोग करते हैं एज अ ईंधन। किसके तौर पर, ईंधन के तौर पे। और यही जो गोबर होता है, गोबर को हम लोग क्या करते हैं कि गोबर को रूपांतरित करते हैं और इसका हम लोग यूज करते हैं एज अ जैविक खाद। क्या बनाने में, जैविक खाद बनाने में। यानी ईंधन और जैविक खाद बनता है गोबर से। तो ये जो गैस होती है ये क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम गोबर गैस की बात करते हैं तो गोबर गैस में जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन। कौन होती है, मीथेन। अब आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोबर में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो याद रखना है मिथेनोजेन। कौन सा होता है, मिथेनोजेन। यानी जो मिथेनोजेन जीवाणु है वो किसमें पाया जाएगा, गोबर में पाया जाता है। यह बात क्लियर हो गई।
तो अब यहां से आपसे पूछा क्या गया कि गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है या कौन सी गैस होती है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, यानी मीथेन। मीथेन किसमें पाया जाएगा? गोबर में। यह बात क्लियर हो गई। अब एक बात याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है कि जब गाय या भैंस, जो जानवर क्या करते हैं, अपने फूड को एक बार खाते हैं, खाने के बाद फिर से उसे पचाने के लिए च्यूइंग करते हैं, जुगाली करते हैं, तो जुगाली से कौन सी गैस निकलती है? तो जुगाली से हमेशा कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। यह बात क्लियर रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी क्या है? एलपीजी, जिसका यूज हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं। तो यह पूछा जा रहा है कि एलपीजी किसका मिश्रण होता है, यानी एलपीजी में क्या होता है? तो याद रखिएगा कि जो एलपीजी है वो गैस का मिश्रण होता है, और इसमें जो मुख्य गैस होती है वो दो ही होती हैं, एक 3 कार्बन वाली गैस और दूसरी 4 कार्बन वाली गैस। जो 3 कार्बन वाली गैस होती है इसका सूत्र क्या होता है? C3H8, और जो 4 कार्बन वाला होता है C4H10। जो 3 कार्बन वाली गैस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं, और जो 4 कार्बन वाली गैस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। अब अगर आपको ऑप्शन में देखना है तो देखो, पहले में क्या कह रहा है? एथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन है इसमें, लेकिन अभी एथेन भी है। प्रोपेन और आइसोटोन, आइसोटोन से कोई लेना देना ही नहीं होता, तो यहां से ऐसे ही खत्म। ब्यूटेन है लेकिन मीथेन है साथ में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ब्यूटेन और इथेन, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें जो मुख्य घटक है वो मिलना चाहिए ना, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो किसमें है? ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें है, और साथ ही साथ क्या है? इथेन है। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। यानी अगर आज से पूछा जाए एलपीजी का मुख्य घटक, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। अब आपको ध्यान देना है, इथेन के पास कार्बन कितने होते हैं? 2। ब्यूटेन के पास कार्बन कितने होते हैं? 4। और प्रोपेन के पास कार्बन कितने होते हैं? 3। अब इनका जो सूत्र बनता है ये क्या होता है? C2H6, इसका C4H10 और इसका C3H8 होता है। ये बात क्लियर? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक उम्मीद है कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप सबको मजा भी आ रहा होगा कि सर अच्छे से एक्सप्लेन तो कर रहे हैं। अब चलो यहां बात करते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? यह जरूर याद रखना है। अब याद रखिएगा, कोल गैस। कोल गैस क्या होता है भाई? CO के साथ H2, ये कोल गैस है। बायोमास, बायोमास ना होके अगर इसे हम बायोगैस भी कह देते, तो बायोगैस किसका है? मीथेन का। बायोगैस किसका है? मीथेन का। अगर हम कोक की बात कर रहे हैं, यानी कोयला की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ आप, क्या आप रॉकेट आप कोयले से चला सकते हो? क्या आप रॉकेट मीथेन से चला सकते हो? क्या आप रॉकेट CO से चला सकते हो? भाई रॉकेट चलाने के लिए उसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी ना, और जो ऊर्जा ज्यादा देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट। और प्रोपेलेंट यानी इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रणोदक। तो रॉकेट को चलाने वाले ईंधन का नाम क्या होता है? प्रणोदक होता है। यह जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई पूछा क्या जा रहा है? CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन यौगिक होता है। तो भाई पहले तो हमें पता होना चाहिए CNG का फुल फॉर्म। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है? नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया, तो भाई जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? मीथेन। फिर क्या होता है यहां पर? इथेन। फिर क्या होता है? प्रोपेन। फिर क्या होता है? ब्यूटेन। अब आपको ध्यान देना है कि 70 से 80% आपका क्या होता है? मीथेन होता है। 5 से 10% क्या होता है? इथेन होता है। 1 से 2% क्या होता है? प्रोपेन होता है। और आधे से 1% क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन, तो भाई इसमें तो 1 कार्बन वाला सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। तो सबसे 1 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन।
तो सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है? मीथेन पाया जा रहा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि भाई इसके लिए पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट क्या होगा? मीथेन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि संश्लेषित रेशा है। अब संश्लेषित रेशा क्या होता है और प्राकृतिक रेशा क्या होता है? प्राकृतिक रेशा क्या होता है कि ऐसे रेशे जो किससे मिले? प्राकृतिक पदार्थों से। प्राकृतिक पदार्थों कहने का मतलब है पेड़ों से, जानवरों से, इनसे जो रेशे निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशा। और ऐसे रेशे जो किससे निकाले जाते हैं कि जो किसी चीज से सिंथेसिस किए जाते हैं, जिनका संश्लेषण किया जाता है, रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक यानी संश्लेषित रेशा। अब भाई रेशम, रेशम किससे निकाला जाता है? रेशम कीट से। किससे निकाला जाता है? रेशम कीट से। ऊन किससे निकाला जाता है? आपको पता होगा कि बकरी, खरगोश, भेड़, इनसे निकाला जाता है। यानी जो ऊन निकाले जाते हैं वो 3 से निकाले जाते हैं, खासकर बकरी, खरगोश और भेड़ से निकाले जाते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज किससे पाया जाता है भाई? पादपों से, पौधों से, जिसका यूज करते हैं भाई जानवर क्या करने के लिए? खाना खाने के लिए, भोजन के रूप में जिसका यूज करते हैं वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। और जो रेयान होता है, रेयान क्या होता है? संश्लेषित रेशा। अगर रेयान के अलावा भी अगर कभी दे दिया जाए तो रेयान के अलावा आप संश्लेषित रेशा में क्या याद रखेंगे? नायलॉन। और क्या याद रखेंगे? N66, बैकेलाइट, पॉलिएस्टर, पॉलीएस्टर, पॉलीथीन आदि। यानी आप यहां पे और कई भी संश्लेषित रेशा ये आपको याद रखना है, नायलॉन, N66, बैकेलाइट, पॉलीएस्टर, पॉलीथीन आदि। तो अब यहां से आपसे पूछा गया कि संश्लेषित रेशा है, तो भाई यहां पे पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। क्या मिल गया? रेयान। रेयान हमारा क्या होता है? संश्लेषित रेशा होता है। तो एक बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। यानी कौन सा ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से जो ईंधन है वो ज्यादा जलेगा? तो भाई इसके लिए याद रखना, परमाणु संख्या से कोई लेना देना नहीं, प्राकृतिक संख्या से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ लेना देना है किससे? ऑक्टेन से। यानी ये जो ऑक्टेन संख्या है यही निर्धारित करता है कि कौन सा ईंधन कितना जलेगा, कौन सा ईंधन कितना नहीं जलेगा। अगर ऑक्टेन संख्या ज्यादा तो ईंधन ज्यादा जलेगा, ऑक्टेन संख्या कम तो ईंधन कम जलेगा। ये बात क्लियर? तो यहां से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर, ऑक्टेन संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? जब कभी भी पूछ ले एस्पिरिन का रासायनिक नाम तो आपको याद रहना चाहिए सैलिसिलिक अम्ल। अब यहां पे देखिए साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल तो खट्टे पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल है। साइनोकोबालामीन, इससे कोई लेना नहीं। एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे नहीं। कहां है भाई? यही है ना हमारा सैलिसिलिक अम्ल। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। एक बात आपको दिमाग में बैठाए रखना है, जब भी एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन में क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाले सर्वाधिक विषैली गैस है। यानी अगर विषैली गैस की बात की जाए ना तो सबसे विषैली गैस हमारे मोटरों से, खासकर मोटर वाहनों से कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात याद रखना, मोटर वाहनों से निकलने वाली गैस में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फाइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड। ये सारी गैसें कहां से निकलती हैं? हमारे वाहनों से, मोटर वाहनों से। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सबसे सर्वाधिक विषैली, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी अपक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो अपक्रिया के वेग को समझने के लिए भाई अपक्रिया होगी क्या? अपक्रिया आप किसे कहते हो? तो भाई अपक्रिया समझने के लिए बस आपको याद रखना है कि जब कोई अभिकारक
अपक्रिया करता है तो इसमें ये क्या करता है, खुद को बदलकर क्या बना देता है, उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, उत्पाद। तो यानी अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया ही हमारी क्या है, अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया में हम क्या कह रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा कारक है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अब भाई देखो, बल सबसे पहले नीचे से चल रहे हैं, बल। रासायनिक अभिक्रिया में कोई बल का काम है क्या भाई? बल कहां लगता है, जब ऐसी चीजें जो आपको बाहर से दिखाई पड़े, जो चीजें आपको बाहर से ही नहीं दिखाई पड़ रही है उस पे आप बल लगाओगे क्या? तो यहां से बल का तो कोई रोल नहीं है इतना। वायु, हाँ वायु क्या करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन भाई सामान्य अभिक्रिया में तो नहीं जा रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए तो भाई हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अभिक्रिया के वेग से इसका कोई लेना देना नहीं, यानी ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण ये संभव नहीं कराता। जल क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। जल अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, लेकिन यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता। लेकिन जो ताप है, ताप क्या करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, यानी जो अभिक्रिया की दर है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ताप करता है। कौन करता है, ताप करता है। तो इसीलिए यहां पे जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, ताप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। एक बात याद रख लेना, जब भी हम बात करते हैं लोहे पे जिंक की, यानी जिंक कहां कर रहे हैं, आयरन पर, तो लोग जो ये नाम है ना जिंक का नाम है जस्ता। तो आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि भाई जस्तीकरण होना चाहिए। अब भाई जस्ता से आपके दिमाग में आ जाता है जस्तीकरण, लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है। अब दूसरा, चलो पहले ऐसे बात कर ले रहे हैं। वल्कनीकरण, वल्कनीकरण क्या होता है, वल्कन से संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी भी परत का नष्ट होना। अब यहां चढ़ाया जा रहा है तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो अब बचा दो, जस्तीकरण और गैल्वेनीकरण। जस्तीकरण क्या है, जस्ता के संसाधन से है, और गैल्वेनीकरण किससे होता है कि गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ऐसे। अब यहां पे पहले ऐसे ही हम बात कर रहे हैं एक में। अब यहां पे ये क्या है, ये लोहा है Fe, और ये क्या है, जिंक। अब जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये क्या हुआ कि यहां से जिंक निकलकर इसके ऊपर चढ़ने लगा। तो अब जैसे इसके ऊपर चढ़ने लगेगा तो ये क्या करेगा, कुछ समय के बाद जिंक लेपित, क्या करेगा, जिंक लेपित अवस्था बना देगा। और जैसे जिंक लेपित अवस्था बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण। ये बात क्लियर। तो यहां से जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, सी, यानी गैल्वेनीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है कि जल का जमकर बर्फ बनना, यानी अगर आपको जल दिया जाए, जल को आपने क्या कर दिया, हिम कर दिया, यानी बर्फ बना दिया, तो बर्फ बनाने की क्रिया को कहते क्या है, पहले तो बर्फ बनाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं, हिमीकरण। और जिस ताप पर होता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक। यानी जल से बर्फ बनने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है, और ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि ये कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया है या रासायनिक क्रिया है। तो आप खुद ही बताओ भाई, जल कैसा होता है, द्रव होता है, और हिम यानी बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है। तो इसकी कौन सी अवस्था परिवर्तन हुई, इसकी अवस्था परिवर्तन हुई भौतिक। भाई द्रव का क्या है, भौतिक अवस्था जो दिखाई पड़ रहे हैं। भौतिक अवस्था किसे कहते हो, भौतिक परिवर्तन आप किसे कहते हो कि ऐसे परिवर्तन जो दिखाई पड़े, जो चीजें आपको बाहर से दिखाई पड़ती हैं वो भौतिक चीजें हैं, जो बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़े वो रासायनिक है। तो अब यहां पे क्या है, द्रव और ठोस है, तो ये दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन।
तो अब यहां पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा, और वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध से दही बनना। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि भाई दूध से क्या बना है, दही बना है। दूध से क्या बन गया, दही बन गया। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक है, ऊष्माक्षेपी है, रासायनिक है, मंद है। मंद परिवर्तन, अब ध्यान देना, मंद परिवर्तन किसे कहते हैं, जो धीरे हो। तो ये बात तो सही है कि चलो ये धीरे होता है। रासायनिक, भौतिक, अब भौतिक परिवर्तन इसकी अवस्था बदलती है, ये भी बात चलो सही है। रासायनिक इसका नेचर भी सही है। ऊष्माक्षेपी यानी ये ऊष्मा को निकालता भी है। लेकिन बेटा आपको यहां पे प्रोप्रिएट यानी एक्यूट जो आंसर आपको देना है, जो सही सटीक आंसर होगा वो आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। अब कैसे होगा ये आपको समझना है। दूध और दही, दूध क्या होता है, दूध में जब हम लैक्टिक अम्ल की क्रिया होती है तो इससे ये क्या बनता है, दही बन जाता है। अब इस क्रिया को कराने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस। कौन सी बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस क्या करती है, दूध से दही निर्माण कराती है। क्या करती है, दूध से दही निर्माण करती है। अब दूध का जो स्वाद होता है, दूध का स्वाद क्या होता है, मीठा, और दही का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा। तो जो दही मीठे से खट्टे में परिवर्तित होना, ये कौन सी परिवर्तन होती है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसीलिए यहां पे जो आपका सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें बेटा चारों अवस्थाएं रिप्रेजेंट करता है। अब भाई देखो, दूध क्या होता है, तरल होता है। जो ठोस होता है, दही होता है, वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, जिसे सॉल अवस्था बोल सकते हो। वो देखने में तो ठोस जैसा दिखता है। तो वो उसका भौतिक अवस्था बदला, वो क्या करता है, ऊष्मा को त्यागता है, और क्या होता है, बहुत धीरे बनता है। यह नहीं कि बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे हमने चाय बनाना हुआ तो हम लोग 1 मिनट में चाय बना लेते हैं, लेकिन दही तो 1 मिनट में नहीं बना लेते। तो ऐसी अवस्था होने की वजह से ये कौन सी अपक्रिया को दर्शाता है, कौन से परिवर्तन को दर्शाता है, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। यह बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि कौन सी गैस चूने के जल को दुधिया कर देती है। यानी अगर चूना पानी आपको रखा जाए, आपको दे दिया जाए एक जग में चूना पानी, ये क्या है हमारे पास, चूना पानी। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर चूने पानी को रखा जाए और इसमें एक गैस डाली जाए, एक गैस यहां से, अब थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर रहे हैं। अब यहां से एक गैस मिक्सअप हुई, और गैस मिक्सअप होने के बाद इसका रंग क्या हो गया, दुधिया हो गया। कैसा हो गया, दुधिया हो गया। अब ये दुधिया रंग किसकी वजह से आ रहा है, ये कौन सी गैस है जो दुधिया रंग कर दे रही है। तो आपको याद रखना है कि यहां से जो ये गैस आती है वो गैस कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे करता है कि भाई जो चूना पानी है, अगर हम CaO की बात करें, अगर ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, CaCO3। क्या बना लेता है, CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, दुधिया कहते हैं। तो अब ये दुधिया रंग किसकी वजह से आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहां पे हमने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे क्या है, आर्गन, यहां पे क्या है, क्लोरीन, और यहां पे क्या है, नाइट्रोजन। अब यहां से आपसे पूछा गया था, यहां से आपसे पूछा गया था कि कौन सा यहां पे सही होगा। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने आप सबसे 21 क्वेश्चन आज के वीडियो में अभी तक बात किया है, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवरअप कराया है। तो बेटा उम्मीद है कि आप सबको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, अपना समर्थन दीजिए, और दिल खोल के इस YouTube चैनल को प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।